रिलीज स्ट्रेटजी में सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने विशेषताएं बनाई हैं, ठीक है। फिर आपने क्लास बनाई है। हमने उस क्लास के लिए क्या किया है? हमने विशेषताएं निर्दिष्ट की हैं, ठीक है। विशेषताएं प्लांट डॉक्यूमेंट टाइप, क्रय संगठन मान, विभिन्न पैरामीटर हैं जो आपके रिलीज टैब को ट्रिगर करने के लिए एक संयोजन होना चाहिए, ठीक है। यह विशेषताओं का उपयोग है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक प्लांट है, यदि आपके पास 0 से 1 लाख का मान है और प्लांट कुछ था 00 है और आपका डॉक्यूमेंट टाइप एमबी, ये संयोजन रिलीज टैब के संबंध में ट्रिगर करने के लिए मेल खाने चाहिए, ठीक है। हमारे कॉन्फ़िगरेशन में मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से हम ये दिखाने में सक्षम नहीं हैं, अन्यथा कम से कम मैं स्क्रीन पर वह वीडियो दिखा सकता हूं। हम देख सकते हैं, मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा यदि आप ये स्क्रीन देखते हैं। तो हमने क्या किया है? आपने एक क्लास और विशेषताएं बनाई हैं। हमने क्लास को विशेषताएं निर्दिष्ट की हैं और उससे पहले हमने क्या किया है? हमने वह रिलीज ग्रुप लिया है, रिलीज ग्रुप, और हमने अपनी क्लास को असाइन किया है, ठीक है। और फिर हमने रिलीज कोड बनाए हैं। रिलीज कोड अनुमोदकों की तरह काम करेंगे, ठीक है। या अनुमोदनकर्ता कौन है? और हमने वह रिलीज समूह भी बनाया है। रिलीज समूह और फिर रिलीज कोड भी। तो अनुमोदनकर्ता और रिलीज समूह कौन है? हम अपना पीआर रिलीज और सभी के लिए एक खाता बनाते हैं और फिर हमने जो किया है, रिलीज संकेतक वे मानक हैं, एसएपी मानक वे संकेतक प्रदान करेंगे। फिर आप रिलीज रणनीतियों पर आते हैं, ठीक है। यहाँ हमने अपने रिलीज के लिए उस रिलीज समूह के तहत क्या किया है? हमने S1 की एक रणनीति बनाई है, जैसे कि एडमिन पीआर 50,000 से कम और एचआर पीआर 50,000 से कम। इस तरह आपने एडमिन के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाई हैं। एडमिन अधिकारी और वह सब हमने एक तरह का सेटअप कहा है। हमने ये सभी गतिविधियां की हैं। हम रिलीज पोर्ट निर्माण, रिलीज समूह और सब कुछ करते हैं और यह भी आवश्यक शर्तें, ठीक है, हम वह करते हैं। आपने देखा है कि जब आप आवश्यक शर्तें बनाते हैं तो वह बॉक्स आपको निर्भरता देगा। उदाहरण के लिए, यदि आप सभी बॉक्स चुनते हैं तो पहले R8 को R8 में जाना होगा। एक बार R8 स्वीकृत हो जाए, उसके बाद ही PRR4 में जाएगा। R4 स्वीकृत होने के बाद ही वह R3 में जाएगा। अगर आप सभी बॉक्स चेक नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि यह यहाँ आएगा, है ना? अगर आप सभी बॉक्स चेक नहीं करते हैं तो सिस्टम एक ही समय में सभी लोगों को अप्रूवल भेजेगा, ठीक है। एक ही समय में सभी लोगों को मतलब क्या होगा? R3 का मतलब है कि फैक्टर हेड पहले अप्रूव कर सकता है और फिर एडमिन ऑफिसर। कोई सीक्वेंस नहीं होगा। देखिए कि यह एक है। अगर आप R4 R3 उदाहरण के लिए ये तीनों हम चुनते हैं, ठीक है। अगर आप इन तीनों को चुनते हैं तो यह निर्भरता होगी, पहले R8 को अनुमोदन करना होगा, फिर R4, फिर R3। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि PR तीनों अनुमोदनकर्ताओं के लिए तैयार और उपलब्ध होगा। कोई भी पहले अनुमोदन कर सकता है, R4 अनुमोदन कर सकता है, दूसरा R3 वैसे भी हम अनुमोदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन सभी चीजों का चयन करते हैं तो यह निर्भरता है। आप यहाँ इन पूर्वावश्यकताएं और स्थितियों को भी प्रदर्शित करते हैं जो हम करते हैं। हम जो कुछ भी कॉन्फ़िगर करते हैं उसका मतलब है कि यह एक परिवहन अनुरोध में सहेजा जाएगा और हमें विकास से गुणवत्ता तक उत्पादन में जाने की आवश्यकता है। लेकिन यह वर्गीकरण है, ठीक है। यह वर्गीकरण, इस वर्गीकरण को प्रत्येक सिस्टम में बनाए रखा जाना है। यह एक परिवहन योग्य गतिविधि नहीं है। यहाँ हम जो भी वर्गीकरण करते हैं, यहाँ हम वर्गीकरण में क्या करते हैं? हम अपने उस संयंत्र को असाइन करते हैं और जो भी विशेषताएं हैं, यह वर्गीकरण है, ठीक है। हम यहाँ अपने रिलीज समूह और रणनीति के लिए क्या कर रहे हैं? खरीद अनुरोध दस्तावेज प्रकार क्या है और मूल्य सीमा क्या है और क्रय समूह क्या है, ठीक है। अगर आपके पास एक क्रय संगठन संयंत्र है तो हम उसे भी रख सकते हैं। यहाँ हम यह विवरण भर रहे हैं। ये डिटेल्स हर सिस्टम में भरी जानी चाहिए, क्योंकि ये डेटा ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेबल नहीं है। समझ गए? एसपी में इस क्लासिफिकेशन में आप जो भी डेटा भर रहे हैं, आमतौर पर प्रोडक्शन और सभी एसपी में वो पूरा डिस्प्ले रखते हैं, नहीं तो एसपी तक कोई पहुंच नहीं होती।
उस समय आपको SPRO और उन सभी चीजों के लिए आने की जरूरत नहीं होती, हम सीधे CL20N पर जाते हैं। ठीक है, CL20N में हम क्या करते हैं? हम रिलीज ग्रुप देते हैं और रिलीज स्ट्रेटजी ग्रुप और स्ट्रेटजी देते हैं और फिर क्लास टाइप। ठीक है, एक बार जब आप वो दे देते हैं तो ये आपको रिलीज 1 देगा और फिर हमें यहाँ वैल्यूज को मेंटेन करना होगा। मतलब यहाँ आपने जो भी क्लासेस समझी हैं, हम यहाँ सीधे असाइन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में यही मुख्य समझ है कि हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी हम सीधे CL20N में करते हैं। आपको एंट्री क्वेश्चन मिलता है जैसे कि आपके पास SP तक पहुंच नहीं है। ठीक है, अब आपके पास एक रिलीज स्ट्रेटजी है। इस एडमिन PR में केवल 3 अप्रूव हैं। ठीक है, 3 अप्रूव हैं, लेकिन केवल यही रिलीज स्ट्रेटजी 1000 प्लांट के लिए एक्टिवेट है। ठीक है, आप 2000 प्लांट के लिए भी चाहते हैं। आप अपने वर्गीकरण में 200 कैसे असाइन करते हैं? आपके पास उत्पादन में SQ तक पहुंच नहीं है। फिर आपको बताना होगा कि हम सीधे CL20M पर जाते हैं और मैं अपना रिलीज ग्रुप और अपनी रिलीज रणनीति दूंगा। ठीक है, फिर मैं जो भी अकाउंट असाइनमेंट या प्लांट असाइन करना चाहता हूं, उसे मैं यहां असाइन करूंगा। बस यहाँ इस C20N का उपयोग हम वर्गीकरण विवरण को अपडेट करने के लिए करते हैं। यह गतिविधि हम सभी सिस्टम में करते हैं क्योंकि यह ट्रांसपोर्टेबल डेटा नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप इस प्लांट का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, यदि आप 5 क्रय समूहों को हटाना चाहते हैं, तो आपने उस रिलीज रणनीति को सक्रिय किया है। आप एक को हटाना चाहते हैं, अक्सर ऐसा होगा कि हम सीधे CL20 पर आ सकते हैं और हम संबंधित प्रविष्टियों को हटा सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया है जैसे T1 T1 T16 FS1 टेबल है जहां हम देख सकते हैं कि आपकी रिलीज स्ट्रेटजी के लिए रिलीज अप्रूवर कौन है। रिलीज स्ट्रेटजी के संबंध में हम T16 FS टेबल से कौन से अप्रूवर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप T16F स्टार पर क्लिक करते हैं तो आपको रिलीज से संबंधित सभी टेबल मिल जाएंगे, T16 FS और सब। हम इस T16 FS टेबल का उपयोग कहां करते हैं? उदाहरण के लिए, आप जानना चाहते हैं कि आपकी रिलीज स्ट्रेटजी के लिए अप्रूवर कौन है। फिर आप अपना रिलीज ग्रुप और रिलीज स्ट्रेटजी दे सकते हैं और निष्पादित कर सकते हैं। आपको वे सभी चीजें मिल जाएंगी। और आप जानते होंगे कि रिलीज स्ट्रेटजी में हमारे पास अधिकतम 8 स्तर हो सकते हैं, इसलिए हमारे पास केवल 8 ही हो सकते हैं। यहाँ भी ठीक है, अधिकतम स्तर 8 है। सिंगल रिलीज स्ट्रेटजी के लिए हमारे पास 8 से अधिक नहीं हो सकते। इस स्ट्रेटजी के लिए 8, एक और स्ट्रेटजी के लिए 8 और एक और स्ट्रेटजी के लिए 7 और ऐसे ही। अलग अलग लोगों को रिलीज कोड पसंद होते हैं। आप सैकड़ों रिलीज कोड बना सकते हैं, लेकिन सिंगल स्ट्रेटजी के लिए अधिकतम रिलीज स्तर 8 है। ठीक है, वर्गीकरण विवरण को अपडेट करने के लिए हम CL20 का उपयोग करते हैं। हाँ, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे बदल नहीं सकते। इसका मतलब है कि जब तक आप दोबारा नहीं खोलते, आप उस PR को बदल नहीं सकते। जैसे कि हर बदलने वाले इंडिकेटर का अपना महत्व होता है। अगर आप कोई खास PR बनाने की कोशिश करते हैं और उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। ठीक है, और मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के बारे में भी वीडियो को फिर से देखें, जैसे कि उस कंडीशन टाइप में कंडीशन टाइप क्या है, उस EQRL की का क्या उपयोग है, और हमारे पास वह कंडीशन कैटेगरी, कंडीशन क्लास है, जिसका मतलब है कि हर एक की डिलीवरी लागत होती है और यह कैसे प्रभावित हो रही है। एक्सेस सीक्वेंस और एक्सेस सीक्वेंस का क्या उपयोग है यदि हम असाइन करते हैं। यदि आप असाइन नहीं करते हैं तो मैं उस अंतर को अच्छी तरह से समझाता हूं, और वह सब बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह फाई के साथ बहुत अधिक एकीकरण होगा, और उस समय आप समझ सकते हैं कि एक शर्त का प्रकार कैसे व्यवहार करता है और शर्त रिकॉर्ड का क्या उपयोग है। यदि आप एक बार का रिकॉर्ड बनाए रखते हैं तो क्या होगा, या शर्त रिकॉर्ड जानकारी रिकॉर्ड इस तरह के डेटा को केंद्रीय टीम द्वारा बनाए रखा जाएगा, अन्यथा 1 या 2 लोग जिनके पास उचित डेटा है
वे मूल्य परिवर्तनों के अनुसार विक्रेता से डेटा प्राप्त करेंगे और नवीनतम मूल्य, नवीनतम छूट, नवीनतम पैमाने। वे उस अद्यतन मास्टर डेटा के अनुसार इसे अपडेट कर सकते हैं। सिस्टम स्वचालित रूप से डेटा लेगा, लेकिन यदि आपके पास वह नियंत्रण नहीं है तो कोई भी पीओ निर्माता गलत मूल्य के साथ बना सकता है। उदाहरण के लिए, उसके पास उचित नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, 4 लोगों को पीओएस मिल रहा है। एक व्यक्ति 10 दिन पहले का डेटा ले सकता है। उसे नहीं पता कि 2 दिन पहले नया डेटा जारी किया गया था। जब 4 लोग बैठे हों तो इस तरह की गलतियां हो सकती हैं कि सभी लोग उस तरह से नहीं सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टीम जो संबंधित कीमतों के लिए जिम्मेदार है, जब कोई विक्रेता मूल्य बदल रहा है या कोई फ्री चार्ज या कोई नया टैक्स अपडेट कर रहा है, तो ये सब एक निश्चित टीम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसके पास उचित डेटा होता है, तो वे मास्टर डेटा को बनाए रख सकते हैं और उस मास्टर डेटा को अकाउंट कर सकते हैं। हम सभी डेटा को ट्रांजैक्शन डेटा में प्राप्त करेंगे। मास्टर डेटा से डेटा सही तरीके से पास हो रहा है, मूल्य इन्फो रिकॉर्ड और सोर्स लिस्ट से आ रहा है, जो आपको बताएगा कि विक्रेता को ठीक किया गया है या ब्लॉक किया गया है। यही कारण है कि मास्टर डेटा आपके ट्रांजैक्शन डेटा के लिए बिना किसी समस्या की भूमिका निभाएगा। आपको बस ये जांचना होगा कि मूल्य निर्धारण प्रोसेस कैसे आ रहा है, कौन से पैरामीटर भूमिका निभा रहे हैं, मैनुअल टिक का उपयोग क्या है, मूल्य निर्धारण प्रोसेसर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और फ्रेट को एक्यूरल कुंजी और खाता कुंजी क्यों चाहिए, क्योंकि वे एक अलग लाइन आइटम चाहते हैं और साथ ही वे एक अलग जीएल खाते पर लोड करना चाहते हैं, क्योंकि सामान्य वितरण लागत को वे अलग तरीके से संभालना चाहते हैं, है ना? ओह, अगर आप डिलीवरी कॉस्ट देते हैं तो हम एक अलग वेंडर भी असाइन कर सकते हैं। वेंडर एक ही मटेरियल दे रहा है, लेकिन डर के कारण आप वेंडर 2 या 3 रख सकते हैं, इसलिए डिलीवरी कॉस्ट में पारंपरिक विकल्प होगा। मैंने आपको वो भी दिखाया है। क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, उदाहरण के लिए आपके पास एक कंपनी है, आप 100 वेंडर से मटेरियल खरीदते हैं, लेकिन सभी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी के लिए आप इसे एक वेंडर के साथ फिक्स करते हैं, चाहे मटेरियल 1 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, वो वेंडर आपको ट्रांसपोर्टेशन देगा। आप उस वेंडर को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे सकते हैं, फिर आपके पास एक अलग वेंडर असाइन करने की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए डिलीवरी कॉस्ट के लिए हमारे पास वो आमतौर पर इस तरह का इंश्योरेंस और वो सभी चीजें होती हैं जिनका भुगतान हम मटेरियल वेंडर को ही करते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन या कोई और खास तरह का चार्ज को हम डिलीवरी चार्ज देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसका भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए ये कस्टम ड्यूटी उनके राइट इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट के साथ, वो हम कस्टम वेंडर को कस्टम ड्यूटी का भुगतान करते हैं इससे पहले कि हमारे स्टोर में माल पहुंचे। उसके लिए भी हम डिलीवरी कॉस्ट का चयन करते हैं, इसलिए हमारे पास वह का विकल्प होगा। आयात खरीद प्रक्रिया में एक और विक्रेता को कस्टम ड्यूटी सौंपना। वो माल लेने से पहले हमें कस्टम विक्रेता को कस्टम का भुगतान करना होगा। फिर माल सामग्री द्वारा दिया जाएगा और फिर हम माल की रसीद करेंगे। माल प्राप्त करने से पहले हमें कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा, जो कि बाकी सब कुछ है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको जरूरत है तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। मेरे पास एक दस्तावेज है, वो आयात खरीद में आपको वह उपयोगकर्ता पुस्तिका साझा करूंगा। ठीक है, जरूर, क्योंकि आयात। ठीक है, बस एक कस्टम मूल सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क और कस्टम शुल्क हम उस कस्टम विक्रेता को देते हैं वो माल प्राप्त होने से पहले। उदाहरण के लिए, आज मैंने माल का आदेश दिया और वो माल आने से पहले मुझे कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा। यदि आप पहले ही कस्टम को मंजूरी दे देते हैं तो ही माल को बंदरगाह पर प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। तभी हम माल प्राप्त करेंगे और चालान प्राप्त होगा। एक अतिरिक्त बात यह है कि हमें माल प्राप्त होने से पहले कस्टम का भुगतान करना होगा, जिसका अर्थ है कि वितरण लागत। घरेलू के लिए यह ऐसा होगा जैसे आपने माल ऑर्डर किया है, आपने विक्रेता को माल का पीओ दिया है, विक्रेता आपको माल देगा और फिर आप माल की रसीद और फिर चालान सत्यापन करेंगे।
फिर भुगतान आयात भी वही प्रक्रिया है, लेकिन केवल एक चीज है कि माल से पहले हमें कस्टम शुल्क का भुगतान करना होगा। मेरे पास एक उपयोगकर्ता मैनुअल है जिसे मैं आपके साथ साझा करूंगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप उसे देख सकते हैं, और यदि आपको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर आदेश मिलता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही कुछ प्रकार की लेन-देन कुंजी OBYC और सब कुछ। मुझे लगता है कि आप पहले से ही मेरा MMFI एकीकरण वीडियो देख रहे होंगे। उस वीडियो में अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे कि OBYC पर जाएं और जेल अकाउंट मेंटेन करें, फैचिंग और वो सब चीजें, और हम एक दिन उस पर कुछ सेशन करने की योजना बना सकते हैं। ठीक है, कुछ डीप जो मैंने हाईलाइट नहीं किया, मैंने उस MMF इंटीग्रेशन वीडियो पर ज्यादा जोर नहीं दिया, वो पॉइंट्स, और मैं आपको इंपोर्ट खरीद दिखाऊंगा जिसे आप यूजर मैनुअल कहते हैं, और फिर आप इस प्राइसिंग प्रोसीजर कंसल्टेटिव को चेक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हम मिल सकते हैं। ठीक है, जरूर। ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्ट पाप के साथ है। मुझे लगता है इंडियन टैक्सेशन में पाप के बिना चेक करूंगा और फिर मैं आपको शेयर करूंगा। इस बीच आप MMF इंटीग्रेशन और प्राइसिंग प्रोसीजर को फिर से पॉज कर दें। ठीक है, मैं वो करूंगा। ठीक है फिर। ठीक है। हाँ, हम किसी और समय मिलेंगे। आप बस सवाल चुनें और हम मिलेंगे, और मैं उस प्लानिंग पॉइंट को चेक करूंगा। उस पॉइंट का वास्तव में क्या प्रभाव पड़ा? हाँ कृपया, हाँ कृपया, हाँ जरूर। ठीक है फिर। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है।